नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 12वीं कक्षा में विभाग सी यानी कि व्याकरण का अभ्यास शुरू करेंगे। अगले वीडियो में विभाग सी यानी कि व्याकरण विभाग के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसके संदर्भ में अभ्यास किया, जिसमें समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय के संदर्भ में हमने अभ्यास पूरा किया। आज के इस वीडियो में सी विभाग के अंतर्गत बाकी जो व्याकरण के प्रश्न है इसके संदर्भ में आज हम अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, विभाग सी के अंतर्गत अगले वीडियो में समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, तद्भव एवं तत्सम शब्द, प्रत्यय अथवा उपसर्ग दोनों में से एक प्रश्न, दो प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो प्रत्यय या तो उपसर्ग। तो इसके संदर्भ में अगले वीडियो में अभ्यास पूरा किया। शब्द समूह से आज हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले शब्द समूह की परिभाषा देखेंगे और शब्द समूह के कई महत्वपूर्ण दृष्टांतों को देखेंगे। तो आज हम पहले शब्द समूह की परिभाषा देखेंगे कि शब्द समूह किसे कहते हैं। तो शब्द समूह जो शब्द व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के समूह को दर्शाते हैं उन्हें शब्द समूह कहते हैं। जो शब्द समूह व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के समूह को दर्शाते हैं उन्हें शब्द समूह कहते हैं। तो ये थी शब्द समूह की परिभाषा। अब महत्वपूर्ण शब्द समूह के दृष्टांत देखेंगे जो ज़्यादातर हमारे अभ्यासक्रम में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि गद्य और पद्य में कई ऐसे शब्द आपके ध्यान में आए होंगे, वही दृष्टांतों को ही यहाँ लिया है। तो जैसे कि प्रश्न पूछे जाता है कि भाई गिरी को धारण करने वाला शब्द समूह का एक शब्द दीजिए, तो गिरी को धारण करने वाला यानी गिरिधर। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न अगर पूछा जाए कि भाई व्रज में निवास करने वाली स्त्री यानी व्रजनारी, तो ये जो व्रज में निवास करने वाली स्त्री, तो ये शब्द समूह है, यानी कि एक से ज्यादा शब्दों का समूह है। और वही शब्द समूह को एक शब्द में अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? व्रजनारी। व्रजनारी का मतलब है व्रज में निवास करने वाली स्त्री। उसी प्रकार गिरिधर, तो गिरिधर का मतलब यह होता है कि कोई गिरी को धारण करने वाला। तो गिरी को धारण करने वाला जो वाक्य देखेंगे तो इसमें कई शब्द देखने को मिलेगा, जैसे गिरी को धारण करने और वाला, इतने शब्दों का ये समूह है। और वही शब्द समूह को अगर एक ही शब्द में लिखना है तो क्या लिखेंगे? गिरिधर। व्रज में निवास करने वाली स्त्री व्रजनारी। पानी की गिलोरी यानी बीड़ा, पान की गिलोरी यानी बीड़ा। ईश्वर द्वारा दिया हुआ यानी ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ यानी ईश्वर प्रदत्त। जिसे गरज न हो उसे हम क्या कहते हैं? बेगरज। फारसी बोलने वाला फारसिंदा। कान के पास कही जाने वाली बात कानाफूसी। अपराधी को पहनाए जाने वाली जंजीर हथकड़ी। हमेशा अन्न बांटने वाला सदाव्रत। स्वामी या पालक के साथ छल करने वाला यानी नमक हराम। अपने आप पर आधार रखना यानी आत्मलंबन। जो कई पीढ़ियों से चला आता हो पुश्तैनी। किसी का कोई काम करने के लिए दूसरे से कहना सिफारिश। वेतन पर निर्वाह करने वाला वेतन भोगी। अधिक समय तक टिकने वाला स्थायी। गाय आदि की बोली रंभाना। दरवाजे पर बांधी गई हरे पत्ती और फूलों की माला तोरण।
जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। वर्षा के 4 महीने, चौमासा, वर्षा ऋतु भी कह सकते हैं। जिसमें भय नहीं है, निर्भीक या निर्भय। साथ रहने वाला, सहचर। बुरा भाग्य यानी दुर्भाग्य या दुर्दैव। प्राचीन पद्धति पर स्थापित विद्यापीठ यानी गुरुकुल। जो सीधा नहीं है यानी टेढ़ा, और दूसरे शब्द में कहना है तो कुटिल। पति ने जिसे त्याग दिया हो, पति ने जिसे त्याग दिया है, परित्यक्ता। कहना और सुनना, कहा सुनी। घर के भीतर का खुला भाग, आंगन। भोज में एक साथ खाने वालों की पान, पंगत। घर में अन्न आदि रखने का स्थान, भंडार। सिंदूर रखने की डिबियां, सिंदूरदानी। श्रृंगार की चीजें रखने की पेटी, श्रृंगारदान। ना समझ महिला, बावली। कार्य करने का शुभ समय, मुहूर्त। मिट्टी की तरह मैली, मटमैली। 7 दिन की अवधि, सप्ताह। पति पत्नी के पिता, समधि। सबसे मेलजोल रखना, मिलनसारिता। पति की दूसरी पत्नी, सौतन या सौत भी कहते हैं। पीला वस्त्र, पीतांबर। बाल कृष्ण की लीला भूमि, व्रज। मन को मोहने वाला, मनमोहन। जिसे कोई चिंता न हो, निश्चिंत। जिसमें मल न हो, उसे निर्मल भी कहते हैं और अमल भी कह सकते हैं। पानी के भीतर की घास, शैवाल। रात का समय यानी निशाकाल। प्रभात का सूर्य यानी बालारुण। सोने जैसी आभा वाला, स्वर्णाभ। हवा न चलने से मालूम होने वाली गर्मी, उम्मस। जिसे साप मिला हो, अभिशापित। पर्वत का सबसे ऊपर का भाग, शिखर। हिमालय पर स्थित पवित्र झील, मानसरोवर। गाड़ी हाँकने वाला, कोचवान। अपने पर बीती हुई, आप बीती। जो उपयोग के लायक न हो, रद्दी। जिसे कोई फिक्र न हो, बेफिक्र। जो उचित न हो, अनुचित। जिससे जान पहचान न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अजनबी। हथेली और पहुंचे के बीच का भाग, कलाई। साथ में सफर करने वाला, हमसफर। धूल भरी तूफानी हवा, आंधी। पैरों में चिपकने वाली गिल्ली मिट्टी, कीचड़। वह वृक्ष जिसमें टर्पेंटाइन तेल निकलता है, चीड़। झुनझुन आवाज करने वाला खिलौना, झुनझुना। यात्रियों का समूह, काफिला। बहादुरी भरे काम, कारनामे। जानकी बाजी लगाने वाला, जांबाज। जिसमें खतरा हो, खतरनाक। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे शब्द समूह के महत्वपूर्ण दृष्टांत। इन सारे शब्द समूह को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब हम आगे का जो मुद्दा है इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। तो शब्द समूह के बाद जो दूसरा जो महत्व का मुद्दा है व्याकरण के संदर्भ में, वो है वाक्य शुद्धि। एक प्रश्न वाक्य शुद्धि के संदर्भ में पूछा जाता है। प्रश्न के रूप में अशुद्ध वाक्य रखा जाता है और वही अशुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध करके पुनः उत्तर के रूप में लिखना है। तो वाक्य शुद्धि, तो पहले वाक्य शुद्धि के संदर्भ में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करते हैं। वाक्य शुद्धि, विश्व के अन्य भाषाओं की भांति हिंदी भाषा के वाक्यों में भी दोष दिखाई देते हैं। उन वाक्य दोषों का अवलोकन 3 रूपों में किया जा सकता है। विश्व की कई भाषाओं में वाक्य शुद्धि देखने को मिलती है, तो हिंदी भाषा में भी कई प्रकार के वाक्य शुद्धि देखने को मिलती है। अगर इसमें भी हम अशुद्धियों की बात करें तो 3 रूपों में
अशुद्धि देखी जाती है और वही अशुद्धि का निवारण हम कर सकते हैं तीन रूपों के माध्यम से। तो देखते हैं कौन कौन सी अशुद्धियां वाक्य में होती है। तो भाई पहली अशुद्धियां होती है पदक्रम संबंधी दोष। पदक्रम संबंधी दोष का मतलब होता है कर्ता, कर्म और क्रियापद। कभी कभार कोई अशुद्ध वाक्य में क्या होता है, पहले क्रिया होती है, बाद में कर्म और बाद में कर्ता। लेकिन वाक्य का नियम है, क्रम है, पहले कर्ता, बाद में कर्म और अंत में क्रिया का होना है। इसी प्रकार अगर वाक्य लिखा होता है तो ये वाक्य शुद्ध है। लेकिन कर्ता की जगह पर कर्म और कर्म की जगह पर क्रिया का इस्तेमाल होता है तो वाक्य अशुद्ध होता है। इसलिए पहली अशुद्धियां है पदक्रम संबंधी दोष। दूसरी अशुद्धियां यह देखने को मिलती है कि भाई परसर्ग संबंधी दोष। कई वाक्यों में परसर्ग संबंधी दोष भी देखने को मिलता है। तीसरी अशुद्धि जो है वो द्विरुक्त दोष। द्विरुक्त का मतलब होता है एक ही शब्द का दो बार पुनरावर्तन। तो ऐसे वाक्य भी देखने को मिलते हैं। तो जब ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं जिसमें एक ही शब्द का बार बार पुनरावर्तन हुआ हो तो मान लेना कि इस वाक्य में द्विरुक्त दोष है। अब हम यहाँ तीनों प्रकार के अशुद्ध वाक्य को रखा है जिसमें पदक्रम संबंधी दोष भी है, एक में परग सर्ग संबंधी दोष भी देखने को मिलता है और द्विरुक्त दोष का भी उदाहरण दिया है। और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण दृष्टांतों को यहाँ मैंने रखा है। तो एक दृष्टांत के माध्यम से देखेंगे। तो निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से उपरोक्त दोषों का जानकर शुद्ध रूप में लिखेंगे। यानी कि ये जो वाक्य यहाँ दिए गए हैं प्रश्न के रूप में, वही वाक्यों में अशुद्धियां हैं। और ये अशुद्धियां, ये जो तीन प्रकार की अशुद्धियां दर्शाई गई है, इसी में से ही ये वाक्यों में अशुद्धियां आपको देखने को मिलेगी। तो देखते हैं ये जो अशुद्ध वाक्य है एक तरफ और दूसरी तरफ है शुद्ध वाक्य। जैसे कि पहला वाक्य आम मैं खाता हूं, तो ये अशुद्ध वाक्य है। तो इस वाक्य में कौन सी अशुद्धियां है? पदक्रम संबंधी, परसर्ग संबंधी या द्विरुक्त संबंधी। कौन सा दोष है इस वाक्य में? तो भाई इस वाक्य में पहला दोष है पदक्रम संबंधी दोष इस वाक्य में देखने को मिलता है। तो भाई कैसे? तो भाई आम मैं खाता हूं, तो आम जो है वो कर्म है, मैं कर्ता है और खाता हूं क्रिया है। तो पदक्रम के अनुसार पहले क्या आना चाहिए? कर्ता आना चाहिए, कर्ता के बाद कर्म आना चाहिए और कर्म के बाद क्रिया का आना चाहिए। तो यहाँ क्या इस प्रकार क्रम में है? तो कि नहीं। तो कि यहाँ पहले क्या है? कर्म है, कर्म के बाद क्या आया है? कर्ता आया है और कर्ता के बाद क्या आया है? क्रिया आया है। इसीलिए इस वाक्य में क्या दोष है? तो पदक्रम संबंधी दोष देखने को मिलता है। अगर इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है, सही पदक्रम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो भाई मैं आम खाता हूं, मैं कर्ता, आम कर्म और खाता हूं क्रिया। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। राम ने मारा रावण को, राम ने मारा रावण को। तो यहां पर भी पदक्रम संबंधी ही दोष देखने को मिला है। अगर इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है तो राम ने रावण को मारा। अगर इस प्रकार से वाक्य हम शुद्ध कर सकते हैं। तीसरा वाक्य है अजय ने रोटी खाई, अजय ने रोटी खाया। ये वाक्य है जो अशुद्ध है। अगर इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखना है तो अजय ने रोटी खाई, खाया की जगह पर खाई, क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग है और कर्म के अनुसार क्रिया का होना जरूरी है। इसलिए अजय ने रोटी खाया। तो इस वाक्य को शुद्ध करेंगे तो अजय ने रोटी खाई। तो इसमें पर सर्ग संबंधी दोष देखने को मिला है। अब चौथा वाक्य शीला ने खाना खाई, यह शुद्ध है, पर सर्ग संबंधी दोष है इस वाक्य में। तो इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो शीला ने खाना खाया। पांचवा वाक्य आज की वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में कौन सा दोष देखने को मिला है? तो द्विरुक्त
द्विरुक्त यानी कि एक ही शब्द या एक ही अर्थ वाला शब्द का पुनरावर्तन हुआ है। तो आप कहेंगे कैसे? तो आप देखिए कि भाई आज की वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है। आज या वर्तमान दोनों का अर्थ एक ही है, या तो आज लिखो या वर्तमान लिखो, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए। दोनों का जब आप साथ में प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य अशुद्ध होगा। तो इस वाक्य को शुद्ध कैसे करेंगे? तो जैसे कि वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है, अगर वर्तमान को निकालना है तो आज की स्थिति अत्यंत दयनीय है, या तो आज रहेगा या वर्तमान रहेगा, बराबर। तो ये जो दोष था वो द्विरुक्त दोष है। तो इसी प्रकार के कई अशुद्ध वाक्य यहां रखे गए हैं और यही अशुद्ध वाक्य के सामने शुद्ध वाक्य रखा गया है। तो एक दो उदाहरण देख लेते हैं। आप लोग बहुत अधिक चालाक हैं, इस वाक्य को शुद्ध कैसे करेंगे? तो कि भाई आप लोग बहुत चालाक है। वह मेरा जन्म भर का कमाई है, यह मेरी जन्म भर की कमाई है, यह शुद्ध वाक्य है। गोपियां मुरली से ईर्ष्या करते हैं, तो इस वाक्य में शुद्ध करना है तो कैसे करेंगे? गोपियां मुरली से ईर्ष्या करती है। सिंहनी क्रोध में गरजने लगा, तो यहां लगा जो है वहां लगी, सिंहनी क्रोध में गरजने लगी। पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। तो यहां शिक्षा शब्द जो है वह शब्द में अशुद्धि है, तो जहां दीर्घ शिक्षा लिखा है वहां ह्रस्व शिक्षा लिखना होगा, तो ये वाक्य शुद्ध बन जाएगा। उनकी हिंदी मातृभाषा नहीं है, इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखेंगे तो हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है। मैं बादल को घिरते देखा है, मैंने बादल को घिरते देखा है। अनिल मंद मंद बह रहा था, मंद मंद अनिल बह रहा था। घर नदी का किनारा नहीं बनने चाहिए, घर नदी के किनारे नहीं बनने चाहिए, ये शुद्ध वाक्य है। तो इस प्रकार के कई दृष्टांत जो यहाँ मैंने दिए हैं, तो ज़्यादातर परीक्षा में जब प्रश्न शुद्ध वाक्य के रूप में पूछा जाए तो जो प्रश्न के रूप में जो वाक्य आपके सामने आएगा, इसमें पहले देख लेना कि भाई इस वाक्य में पदक्रम संबंधी दोष है, पर सर्ग संबंधी दोष है या द्विरुक्त दोष है, तो ये पहले जानना होगा। और ये जानने के बाद आप उस वाक्य को अच्छी तरह से शुद्ध कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले ये 3 दोषों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इसकी जानकारी होगी तो आप आराम से इस वाक्य में कौन सी अशुद्धियां हैं उसे आप जान पाएंगे और अच्छी तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। तो ये था अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में परिवर्तित करे किया। अब हम आगे का जो मुद्दा है वह है कहावत है। सी विभाग में कहावत के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है और इसका अंक भी एक ही होता है। तो देखते हैं कहावत के संदर्भ में। पहले कहावत की परिभाषा देखते हैं। कहावत इस शब्द का अर्थ है समाज में प्रचलित कथन। कहावत का अर्थ है समाज में प्रचलित कथन, जिसका हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं। कहावत का हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं। व्यवहार में ज्यादातर कहावत का उपयोग होता है और कई कहावतें हैं जो जानी पहचानी है, जिसका हम व्यवहार में हर बार उपयोग करते हैं। आम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करने वाले संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण कथनों को कहावत कहा जाता है। आम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य, जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, वही तथ्यों को प्रकट करने में कहावत जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तब हम यहाँ कई महत्वपूर्ण कहावतों को रखा है, तो एक एक कहावत का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में एक ही प्रश्न पूछा जाता है कहावत के संदर्भ में
और उसमें अर्थ ही पूछा जाता है, वाक्य में प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो मान लो कि पहली कहावत है, नाम बड़े दर्शन छोटे। कई बार ये कहावत आपने सुनी होगी। तो इसका अर्थ है प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। इसके संदर्भ में एक कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसका अर्थ भी यही है कि भाई प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। उसी प्रकार दूसरी कहावत है, अंधों का हाथी। तो इस कहावत का अर्थ है किसी विषय का पूर्ण ज्ञान ना होना। जब किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान न हो तब इस कहावत का इस्तेमाल होता है और लोगों के मुंह से निकलता है कि वह अंधों का हाथी। अबे तबे करना, जिसका अर्थ है आदर से न बोलना। जब कोई आदर से न बोलते हो तब जो जानता है कहावत वो कहता है कि अबे तबे कर दिया है, इस व्यक्ति ने तो अबे तबे कर दिया, यानी कि इस व्यक्ति ने आदर से नहीं बोला। अंत बला तो सब बला, जिसका अर्थ है परिणाम अच्छा हो जाए तो सभी कुछ अच्छा मान लिया जाता है। कई लोगों के मुंह से ये कहावत सुनने को मिलती है और कई लोग ये कहते हैं कि अंत बला तो सब बला। अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे को, परिश्रम कोई व्यक्ति करे और लाभ किसी दूसरे को हो जाए। इसी के आधार पर यह कहावत बनी है कि अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई। परिश्रम कोई करे और उस परिश्रम का लाभ किसी और को मिलता है, और जब ऐसा होता है तब व्यक्ति के मुंह से ये कहावत निकलती और कहते हैं अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई। 2.5 दिन की बादशाहत, इसका मतलब है थोड़े दिन की शान शौकत। थोड़े दिनों की जब शान शौकत मिल जाती, कहते भैया तो 2.5 दिन की बादशाह मिली थी। तो इसका यह अर्थ हुआ कि भाई थोड़े दिन की शान शौकत। अपना उल्लू सीधा करना, इस कहावत का अर्थ है अपना मतलब निकालना। अपना अपना राग आलापना, यानी अपनी ही बातें करना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपना अहित स्वयं का ही नुकसान करना। और जब स्वयं का नुकसान जब व्यक्ति स्वयं करता है तो लोग कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। अपने पैरों पर खड़ा रहना, अपने पैरों पर खड़ा होना, जिसका मतलब होता है स्वावलंबी होना। अंधेर नगरी चौपट राजा, जहां मुखिया ही मूर्ख हो वहां अन्याय होता ही है। जहां मुखिया ही मूर्ख हो वहां अन्याय होता है। तब लोगों के मुंह से ये कहावत निकली और कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा। अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति का महत्व कम होता है, बुद्धि का अधिक। तब इस कहावत का इस्तेमाल होता है और कहा जाता है अक्ल बड़ी या भैंस। अपनी गली में कुत्ता भी शेर, यानी कि व्यक्ति का अपने घर में ही जोर। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है अपनी गली में कुत्ता भी शेर। जहां अपनी गली होती है वहां कुत्ता भी शेर होता है। तो इसका अर्थ है व्यक्ति का अपने घर में ही जोर होता है। अपनी गरज बावली, स्वार्थ में आदमी दूसरे की चिंता नहीं करता, इसीलिए कहा जाता है अपनी गरज बावली। अनजान सुजान सदा कल्याण, मूर्ख और ज्ञानी हमेशा सुखी रहते हैं। मूर्ख और ज्ञानी हमेशा सुखी रहते हैं। तब इस कहावत का इस्तेमाल होता है, कहा जाता है अनजान सुजान सदा कल्याण। दूध का दूध पानी का पानी, सच्चा न्याय। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञानी अधिक ज्ञानी होने का स्वांग करता है। तब इस कहावत का इस्तेमाल होता है और कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। और इसी कहावत के आधार पर गुजराती में भी कहावत है अधूरो घड़ो छलकाए। 20वीं कविता कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, संसार में सब जगह बलवान व्यक्ति की ही विजय होती है। ताकतवर जो व्यक्ति होता है उसी की जय जयकार जब होती है तब इस कहावत का इस्तेमाल होता है और लोग कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे कहावत के संदर्भ में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम महत्व का जो प्रश्न है वह है मुहावरे का। तो मुहावरे के संदर्भ में भी अभ्यास करेंगे। व्याकरण विभाग में 2 मुहावरे प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। एक मुहावरे का 2 मार्क्स। तो मुहावरे में मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग दोनों ही करना पड़ता है। तो पहले देखते हैं मुहावरे की परिभाषा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास।
हिंदी में ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। अपना जो सामान्य अर्थ है, अपना जो साधारण अर्थ है, उसे छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, उसे मुहावरा कहा जाता है। अब ये वाक्य प्रयोग करने के नियम, क्योंकि परीक्षा में मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग दोनों पूछे जाते हैं और दोनों के मार्क्स है। अगर आपने मुहावरा अर्थ लिखा है और वाक्य में प्रयोग नहीं लिखा है तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने वाक्य में प्रयोग लिखा है और अर्थ नहीं लिखा, या अर्थ लिखा है और वाक्य में प्रयोग नहीं लिखा, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी लिखना है। तो वाक्य में प्रयोग करने के लिए कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण, उसे आप ध्यान से सुनिए और समझिए। सर्वप्रथम मुहावरे का अर्थ जानना आवश्यक है। पहले तो हमें यह जानना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है। अगर आप अर्थ नहीं जानेंगे तो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले अर्थ को जानो, क्योंकि अर्थ को जानना आवश्यक है। इसके बाद एक सार्थक वाक्य का निर्माण करें। अर्थ के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको, तो आप आराम से सार्थक वाक्य का निर्माण कर पाएंगे। तीसरी बात है कि भाई वाक्य का इस प्रकार होना चाहिए जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता हो। परंतु वाक्य प्रयोग में मुहावरे का अर्थ नहीं लिखा जाता, बल्कि मुहावरे को ही वाक्य प्रयोग में लिखा जाता है। कई विद्यार्थी ये गलतियां करते हैं, अर्थ सही लिखते हैं, जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वही अर्थ वाक्य के प्रयोग में भी लिख देते हैं। लेकिन वाक्य के प्रयोग में अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है। जो मूल मुहावरा है वही मूल मुहावरे को वाक्य में लिखना है। जैसे कि यहां दृष्टांत दिया है, उदाहरण के रूप में यदि हम देखें कि भाई मुहावरा प्रश्न पूछा गया है 9 2 11 होना, तो इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करें तो कैसे करेंगे। देखिए यहां इसका दृष्टांत दिया है, तो पहले उसके अर्थ पर ध्यान देंगे। तो भाई इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो भाई भाग जाना। इस मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। अब भाग जाना ये अर्थ हमें जान लिया। अब इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए किस प्रकार से इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो भाई पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। तो ये जो मुहावरा था 9 2 11, उसे ही हमने वाक्य में रखा। लेकिन कई विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि भाई इस 9 2 11 होने का अर्थ क्या है, तो भाग जाना। तो विद्यार्थी यहां अंत में लिखते हैं कि भाई पुलिस को देखकर चोर भाग गया। अगर भाग गया ऐसे लिखेंगे, या भाग गया या भाग जाना ऐसे लिखेंगे, तो ये वाक्य में प्रयोग सही नहीं होगा। इसीलिए अंत में मुहावरे का ही प्रयोग करना है। इसीलिए यहाँ ये दृष्टांत दिया है। तो इस दृष्टांत को खास ध्यान से देखना और समझना, और इसी प्रकार परीक्षा में कोई भी मुहावरा पूछा जाए तो इसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग लिखना। अब मुहावरे की परिभाषा, वाक्य प्रयोग के नियम और उदाहरण को देखने के बाद अभ्यास क्रम में समाविष्ट मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग देखेंगे। कई मैंने मुहावरे के अर्थ वाक्य में प्रयोग यहाँ किए, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते। कई महत्वपूर्ण मुहावरों को मैंने यहाँ रखा है। तो पाँव 12 होना, अर्थ लाभ ही लाभ होना। वाक्य प्रयोग, अजय को वन रक्षक की नौकरी क्या मिली। जंगल की संपत्ति बेचकर उसके तो पाँव 12 हो गए। फुलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना। बेटी की पदोन्नति का पत्र पाकर किशोरलाल फूले न समाये। तीसरा, कगार पर का वृक्ष होना, मृत्यु के निकट होना। चंपकलाल ने बेटे से कहा, अब तुम अपना कारोबार देखो, मेरा क्या, मैं तो अब कगार का वृक्ष मात्र हूं। चलता पुर्जा होना, चालाक व्यक्ति होना। राजेश देखने में भोला भाला लगता है, पर है वह चलता पुर्जा। इज्जत धूल में मिल जाना, इसका अर्थ है दूसरों की नजर में गिर जाना। बेटे के गलत कर्मों के कारण पिता और उसके खानदान की इज्जत धूल में मिल गई। मन का मेल मिटना, किसी के प्रति मन में बनी गलत धारणा मिटना। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से करेंगे, जब नौकर ने मालिक के सामने एक एक पैसे का हिसाब रख दिया तो नौकर के प्रति मालिक के मन में मेल मिट गया। मिट्टी में मिल जाना, बर्बाद हो जाना। आयकर विभाग का छापा पड़ने पर नेताजी की गलत ढंग से की गई सारी कमाई मिट्टी में मिल गई।
निगाह में बांध लेना, सदा याद रखना। छात्रों ने शिक्षक के द्वारा परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के बारे में बताई गई बातें निगाह में बांध ली। हृदय में सूल उठना, ईर्ष्या होना। वंशीधर को नमक विभाग में अच्छे वेतन वाली नौकरी मिल गई, यह समाचार सुना तो पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगा। तो ये इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण मुहावरे मैंने यहाँ रखे हैं। तो पहले अर्थ लिखना, अर्थ के बाद वाक्य में प्रयोग करना, और वाक्य में प्रयोग करने के बाद ही आपको इस प्रश्न का पूरा मार्क्स आपको मिल सकता है। अगर आप अर्थ लिखेंगे, वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे, या वाक्य में प्रयोग करेंगे और अर्थ नहीं लिखेंगे, तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था मुहावरे का मुद्दा जिसे हम यहाँ पूरा करते हैं। अब सी विभाग में प्रयोजनमूलक हिंदी के जो प्रश्न है, तो इसके बारे में भी हम अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने मुहावरा का अभ्यास यहाँ पूरा किया। अब ये जो 4 प्रश्न जो है वह प्रयोजनमूलक हिंदी के पूछे जाते हैं, और प्रयोजनमूलक के लगभग 5 या 6 प्रकरण हैं, जिसमें से ही प्रयोजनमूलक के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से मुद्दे आपको तैयार करना है, इसके बारे में संक्षेप में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो प्रयोजनमूलक हिंदी में एक प्रकरण है पुस्तकालय का महत्व। तो आपको यहाँ ये ध्यान में रखना होगा कि भाई पुस्तकालय किसे कहते हैं, पुस्तकालय का अर्थ क्या है। तो पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तक प्लस आलय, यानी पुस्तक का घर, जिसे हम ग्रंथालय कहते हैं, जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। तो पुस्तकालय का महत्व क्या है, ये माहिती आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगी कि पुस्तकालय और पुस्तकालय का महत्व क्या है। हम सब जानते हैं कि पुस्तकालय यानी कि पुस्तक का घर, जहां पुस्तक सुरक्षित रूप से रहता है, वही स्थल को हम पुस्तकालय या तो लाइब्रेरी या तो ग्रंथालय के नाम से जानते हैं। तो पुस्तकालय का महत्व के संदर्भ में कई बार प्रश्न पूछा गया है, या तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि भाई पुस्तकालय किसे कहते हैं, या पुस्तकालय का अर्थ स्पष्ट करें। और दूसरा जो मुद्दा है पुस्तकालय की उपयोगिता, कि भाई पुस्तकालय की उपयोगिता क्या है। पुस्तकालय यानी कि पुस्तकों का भंडार, पुस्तकों का घर। जब पुस्तकालय के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां आपको विभिन्न प्रकार के ग्रंथों देखने मिलेंगे, और वही ग्रंथों को अगर आप पढ़ेंगे तो विभिन्न विषयों का ज्ञान आपको मिलेगा, विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें पुस्तकालय के अंदर से मिलेगी। इसलिए पुस्तकालय की उपयोगिता के बारे में भी पाठ्य पुस्तक में कई महत्वपूर्ण बातें रखी गई है, तो उसके बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेना। तो पुस्तकालय वाला जो प्रकरण है, इसमें से दो प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक कि भाई पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय किसे कहते हैं, या पुस्तकालय का महत्व या पुस्तकालय की उपयोगिता, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा प्रकरण है प्रयोजनमूलक हिंदी का सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ एवं उसके माध्यम। तो यहाँ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है। सूचना का मतलब होता है माहिती, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकी, जिसे अगर अंग्रेजी शब्द है इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अंग्रेजी में सूचना प्रौद्योगिकी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हिंदी में माहिती तकनीकी भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। और सूचना प्रौद्योगिकी के जो माध्यम है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो अलग अलग माध्यम है, उसके माध्यम के संदर्भ में भी कभी कभार एक एक वाक्य का प्रश्न पूछा जाता है। तो भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कौन कौन से माध्यम है, तो जैसे कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इंटरनेट, तो इंटरनेट के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ईमेल, तो ईमेल के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी के जो अलग अलग माध्यम है, जिसमें वेबसाइट है, www है, HTML है, HTTP है, तो ये सारे के सारे माध्यम पाठ्य पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। तो एक बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यमों को ध्यान से पढ़ लेना, तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख पाओगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलग अलग माध्यमों की जानकारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है, वही माध्यमों को देख लेना, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर जैसे माध्यमों के बारे में जानकारी दी है, वही जानकारी को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके बाद का जो प्रकरण है प्रयोजनमूलक हिंदी का, वो है शब्दकोश, विश्वकोश और ज्ञानकोश। तीनों के संदर्भ में माहिती दी गई है। तो कभी कभार शब्दकोश किसे कहते हैं, शब्दकोश का महत्व क्या है, शब्दकोश की उपयोगिता क्या है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्वकोश के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और ज्ञानकोश के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये तीनों मुद्दे की समझ पाठ्य पुस्तक के अंदर है, तो उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेना कि शब्दकोश, विश्वकोश और ज्ञानकोश को। तो इसके बाद का जो प्रकरण है, जिसमें डाकघर संबंधी माहिती दी गई है, तो इस प्रकरण में से कौन कौन से प्रश्न, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भाई डाकघर का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस के साथ जो कार्य जुड़ा हुआ है, इसी के संदर्भ में कई माहिती इस प्रकरण में दी गई, जैसे कि मनी ऑर्डर, कि मनी ऑर्डर किसे कहते हैं, मनी ऑर्डर कैसे किया जा सकता है। पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड कैसे लिखा जा सकता है, पोस्ट कार्ड की साइज क्या होती है। स्पीड पोस्ट, तो स्पीड पोस्ट के संदर्भ में भी जानकारी दी है। और अंतर्देशीय पत्र, तो इतनी जानकारी जो है वह डाकघर संबंधी प्रकरण में दर्शाई गई है। तो वही यही प्रकरण में से आप डाकघर किसे कहते हैं, मनी ऑर्डर किसे कहते हैं, पोस्ट कार्ड किसे कहते हैं, स्पीड पोस्ट किसे कहते हैं और अंतर्देशीय पत्र किसे कहते हैं, इसकी जानकारी आप ध्यान अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके बाद उपभोक्ता शिकायत वाला जो प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रकरण है, तो इसमें उपभोक्ता शिकायत कैसे कर सकता है, उपभोक्ता शिकायत का निवारण कैसे हो, ये जानकारी इस प्रकरण में दी गई है। तो इस प्रकरण में से भी कभी कभार दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दायर कर सकता है और शिकायत का निवारण कैसे किया जाता है। ये दो प्रकार की जानकारी इस प्रकरण में है और इनमें से ही ज़्यादातर ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि भाई शिकायत, उपभोक्ता शिकायत कैसे दायर कर सकता है, क्यों दायर कर सकता है, कहाँ दायर कर सकता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रकरण आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ताकि ये बात जो है वो आपकी समझ में आ जाएगा। मुद्रण कला का आविष्कार और देवनागरी लिपि, मुद्रण कला वाला जो प्रकरण है उसमें से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भाई टाइपराइटर का आविष्कार कब हुआ, मुद्रण कला का आविष्कार कब हुआ, सर्वप्रथम मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया, भारत में मुद्रण कला का आविष्कार कब हुआ, देवनागरी लिपि का आविष्कार कब हुआ। तो ये जो प्रश्न जो मैंने अभी भी बोले, इस प्रकार के प्रश्न प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। तो ये बात भी आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखना। और अंतिम प्रकरण जो है पर्यटन वाला प्रकरण, एकदम सरल प्रकरण है कि भाई पर्यटन किसे कहते हैं, पर्यटन का अर्थ क्या है, भारत में ऐसे कौन कौन से स्थल है जो पर्यटन स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। तो जिसमें उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में मथुरा है, वृंदावन है, दिल्ली है तो दिल्ली में देश की राजधानी है, वहां जाकर देखे तो इंडिया गेट है। ऐसे कई स्थल जो है, अक्षरधाम है, ये दिल्ली के पर्यटन स्थलों। कभी कभार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि दिल्ली के पर्यटन स्थलों के नाम बताइए, उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों के नाम बताइए, जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। तो भारत के जो पर्यटन स्थल है वही पर्यटन स्थलों के बारे में इस प्रकरण में जानकारी दी है। तो इसे भी आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लेना, ताकि एक मार्क्स का जब प्रश्न पूछा जाए तो आप सरलता से लिख पाओ। तो प्रयोजनमूलक हिंदी में इतने जो प्रकरण है, वही प्रकरणों को सिर्फ एक बार मन लगाकर अगर आप पढ़ लेते हैं, तो मैं मानता हूं वहां तक आप प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रश्न जो है वो सरलता से लिख पाएंगे। कुल 4 प्रश्न प्रयोजनमूलक हिंदी के हैं और एक प्रश्न का 1 अंक, यानी कि 4 मार्क्स
का जो प्रश्न है वो प्रयोजनमूलक हिंदी का पूछा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था सी विभाग, और सी विभाग में हमने पहले समानार्थी शब्द, अगले वीडियो में समानार्थी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त की, विलोम शब्द के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की, तद्भव एवं तत्सम शब्द के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की, प्रत्यय अथवा उपसर्ग यानी कि प्रत्यय और उपसर्ग दोनों की जानकारी प्राप्त की। तो ये अगला जो वीडियो था उसमें प्रत्यय और उपसर्ग तक की जानकारी हमने प्राप्त की थी, और आज के इस वीडियो में शब्द समूह से लेकर प्रयोजनमूलक हिंदी का अंतिम जो प्रकरण है भारत के पर्यटन स्थल, वहां तक की जानकारी आज के इस वीडियो में हमने प्राप्त की है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्तु।